चैप्टर 21 अल्कोव में। जब स्मिथ ओल्डविक को एहसास हुआ कि वह अकेले और व्यावहारिक रूप से रक्षाहीन है, तो वह अपनी कमजोर हालत में, लगभग उन्मादी आतंक की स्थिति में था। सहारे के लिए जाली से चिपके हुए वह अपने पीछे के जानवरों की दिशा में अपना सिर मोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने महसूस किया कि उसके घुटने उसके नीचे कमजोर पड़ रहे थे। उसके सिर के अंदर कुछ तेजी से घूम रहा था। उसे बहुत चक्कर आने लगा और मतली आने लगी और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया क्योंकि उसका लंगड़ा शरीर जाली के नीचे गिर गया। वो कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहा, उसे पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे उसकी अर्धचेतन अवस्था में बुद्धि ने धीरे धीरे खुद को पुनः स्थापित किया, उसे एहसास हुआ कि वह एक उजले और खुशनुमा कमरे में सबसे सफ़ेद लिनन पर एक ठंडे बिस्तर पर लेटा हुआ है, और उसके पास एक तरफ एक खुली खिड़की है, जिसके नाजुक पर्दे गर्मियों की नर्म हवा में फड़फड़ा रहे थे, जो पके हुए फलों के एक धूप से भरे बगीचे से बह रही थी, जिसे वह बाहर से देख सकता था। एक पुराना बगीचा जिसमें लदे पेड़ों के बीच नर्म, हरी घास उगती थी, और जहां सूरज की रोशनी पत्तियों के माध्यम से छन कर आती थी, और धब्बेदार हरियाली पर एक छोटा बच्चा एक चंचल पिल्ले के साथ खेल रहा था। भगवान, उस आदमी ने सोचा, मैं कितने भयानक दुर्स्वप्न से गुजरा हूँ। और फिर उसने महसूस किया कि कोई हाथ उसके माथे और गाल को सहला रहा है, एक ठंडा और कोमल हाथ जिसने उसकी परेशान करने वाली यादों को दूर कर दिया। एक लंबे मिनट तक स्मिथ ओल्डविक पूरी तरह से शांति और संतुष्टि में लेटा रहा, जब तक कि धीरे धीरे उसकी संवेदनाओं पर यह बात हावी नहीं हो गई कि हाथ खुरदरा हो गया है, और यह अब ठंडा नहीं बल्कि गर्म और नम था। और अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और एक विशाल शेर के चेहरे की ओर देखा। लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक न केवल नाम के लिए एक अंग्रेज सज्जन और एक अधिकारी थे, बल्कि वे एक बहादुर व्यक्ति भी थे। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो सुंदर तस्वीर देखी थी, वो एक सपने की कल्पना मात्र थी, और वास्तव में वे अभी भी उसी जगह पर पड़े थे जहां वे गिरे थे, और उनके ऊपर एक शेर खड़ा था और उनका चेहरा चाट रहा था, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनके गालों पर बहने लगे। उन्होंने सोचा, कभी किसी निर्दयी भाग्य ने किसी इंसान के साथ इतना क्रूर मजाक नहीं किया था। कुछ देर तक वह मरने का नाटक करता रहा, जबकि शेर ने उसे चाटना बंद कर दिया और उसके शरीर के चारों ओर सूंघता रहा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे मृत्यु को प्राथमिकता दी जाती है, और अंत में अंग्रेज को यह एहसास हुआ कि इस भयानक स्थिति में पड़े रहने से बेहतर है कि वो जल्दी से मर जाए, जब तक कि उसका दिमाग तनाव के कारण टूट न जाए और वह पागल न हो जाए। और इसलिए जानबूझकर और बिना किसी जल्दबाजी के वो उठ खड़ा हुआ और सहारे के लिए जाली को पकड़ लिया। उसके पहले कदम पर शेर ने गुर्राहट की, लेकिन उसके बाद उसने आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया, और जब स्मिथ ओल्डविक ने आखिरकार अपने पैरों को वापस पा लिया तो शेर उदासीनता से दूर चला गया। तब वह आदमी मुड़ा और बाड़े के चारों ओर देखने लगा। पेड़ों की छाया में फैले और दक्षिणी दीवार के पास लंबी बेंच पर लेटे हुए बड़े बड़े जानवर आराम कर रहे थे, सिवाय 2-3 के जो बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। आदमी को इन्हीं से डर लगता था, और फिर भी जब उनमें से 2 और उसके पास से गुजरे तो उसे तसल्ली होने लगी। उसे याद आया कि वे इंसानों की मौजूदगी के आदी थे, और फिर भी वह जंगले से हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब आदमी ने अपने आसपास की जांच की तो उसने देखा कि आगे की दीवार के पास एक पेड़ की शाखाएं खुली खिड़की के नीचे फैली हुई थीं। अगर वह उस पेड़ तक पहुंच सकता और उसमें ऐसा करने की ताकत होती, तो वह आसानी से शाखा पर चढ़ सकता था और कम से कम शेरों के बाड़े से बच सकता था। लेकिन पेड़ तक पहुंचने के लिए उसे बाड़े की पूरी लंबाई पार करनी होगी, और पेड़ की टहनी पर ही 2 शेर नींद में लेटे हुए थे। आधे घंटे तक वह आदमी इस भागने के रास्ते को उत्सुकता से देखता रहा, और आखिरकार एक बुदबुदाती हुई कसम के साथ वह सीधा हुआ और अपने कंधों को पीछे की ओर फेंकते हुए, एक अवज्ञा के भाव में, वह धीरे धीरे और जानबूझकर आंगन के बीच से नीचे चला गया। एक शेर बगल की दीवार से मुड़ा और सीधे आदमी के रास्ते में केंद्र की ओर बढ़ गया, लेकिन स्मिथ ओल्डविक ने जो कुछ भी सोचा था उसे अस्थायी सुरक्षा के लिए अपना एकमात्र मौका माना, और इसलिए वह जानवर की उपस्थिति को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ता रहा। शेर उसके बगल में झुक गया और उसे सूंघने लगा, और फिर गुर्राते हुए उसने अपने दांत दिखाए।
स्मिथ ओल्डविक ने अपनी शर्ट से पिस्तौल निकाली। अगर उसने मुझे मारने का मन बना लिया है, उसने सोचा, मुझे नहीं लगता कि इससे आगे चलकर कोई फर्क पड़ेगा कि मैं उसे नाराज करता हूं या नहीं। भिखारी मुझे एक मूड में ज्यादा नहीं मार सकता। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अपनी कमीज से हथियार निकाला, शेर का रुख अचानक बदल गया और हालांकि वह अभी भी गुर्रा रहा था, वह मुड़ा और दूर भाग गया और फिर अंत में अंग्रेज उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया जो उसका लक्ष्य था, और उसके और सुरक्षा के बीच एक सोया हुआ शेर फैला हुआ था। उसके ऊपर एक शाखा थी जिस पर वह सामान्यतः छलांग लगाकर आसानी से पहुंच सकता था, लेकिन अपने घावों और खून की कमी से कमजोर होने के कारण उसे अब ऐसा करने की अपनी क्षमता पर संदेह था। यहाँ तक कि यह भी सवाल था कि क्या वह पेड़ पर चढ़ पाएगा। केवल एक ही मौका था। सबसे निचली शाखा पेड़ के तने के पास जमीन पर खड़े एक आदमी की पहुंच में थी, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जहां शाखा पहुंच सके, उसे शेर के शरीर के ऊपर से कदम रखना होगा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने एक पैर जानवर की फैली हुई टांगों के बीच रखा और सावधानी से दूसरे पैर को उठाकर भूरे शरीर के विपरीत दिशा में रख दिया। क्या होगा, उसने सोचा, अगर भिखारी अभी जाग गया। इस सुझाव ने उसके शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी, लेकिन उसने संकोच नहीं किया या अपना पैर वापस नहीं लिया। सावधानी से उसने अपना पैर शेर के आगे रखा, अपना वजन आगे की ओर डाला और सावधानी से अपना दूसरा पैर पहले वाले के बगल में ले आया। वह आगे निकल गया था और शेर नहीं जागा था। स्मिथ ओल्डविक खून की कमी और अपने द्वारा झेली गई कठिनाइयों के कारण कमजोर हो गया था, लेकिन अपनी स्थिति के एहसास ने उसे चपलता और ऊर्जा दिखाने के लिए प्रेरित किया, जिसकी बराबरी वह अपनी सामान्य ताकत के साथ शायद ही कर पाता। अपने प्रयासों की सफलता पर अपने जीवन को निर्भर करते हुए वह तेजी से पेड़ की निचली शाखाओं पर चढ़ गया और नीचे शेरों से संभावित नुकसान की पहुंच से बाहर निकल गया। हालांकि ऊपर की शाखाओं में अचानक हलचल ने दोनों सोए हुए जानवरों को जगा दिया। जानवरों ने अपने सिर उठाए और एक पल के लिए सवालिया निगाहों से ऊपर देखा और फिर अपनी टूटी हुई नींद को फिर से शुरू करने के लिए वापस लेट गए। अंग्रेज इतनी आसानी से सफल हो गया था कि अचानक उसके मन में सवाल उठने लगे कि क्या वह कभी सचमुच खतरे में था। शेर, जैसा कि वह जानता था, मनुष्यों की उपस्थिति के आदी थे, लेकिन फिर भी वे शेर ही थे और वह ये स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र था कि अब वह अधिक आसानी से सांस ले रहा था क्योंकि वह उनके चंगुल से बाहर सुरक्षित था। उसके सामने वो खुली खिड़की थी जिसे उसने जमीन से देखा था। अब वो खिड़की के बराबर में था और उसके आगे एक खाली कमरा देख सकता था, और इस ओर वह एक मोटी शाखा के सहारे आगे बढ़ा जो खिड़की के नीचे झूल रही थी। खिड़की तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था और एक पल बाद वह खिड़की के ऊपर से निकलकर कमरे में चला गया। उसने खुद को एक बहुत बड़े अपार्टमेंट में पाया जिसका फर्श बर्बर डिजाइन के कालीनों से ढका हुआ था, जबकि फर्नीचर के कुछ टुकड़े उसी प्रकार के थे जो उसने पहली मंजिल के कमरे में देखे थे जिसमें उसे और बर्था किरचर को उनकी यात्रा के समापन पर ले जाया गया था। कमरे के एक छोर पर एक पर्दा लगा हुआ कोना था जिसके भारी पर्दे अंदर से पूरी तरह से छिपे हुए थे। खिड़की के सामने की दीवार में और कोना के पास एक बंद दरवाजा था, जाहिर तौर पर कमरे से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। वह बाहर की फीकी रोशनी में देख सकता था कि दिन का अंत तेजी से हो रहा था और वह इस बात पर विचार करते हुए झिझक रहा था कि अंधेरा होने तक इंतजार करना उचित है या इमारत और शहर से भागने के लिए तुरंत कोई रास्ता तलाशना चाहिए। आखिरकार उसने फैसला किया कि कमरे से बाहर जांच करने में कोई बुराई नहीं है, ताकि उसे कुछ अंदाजा हो जाए कि अंधेरे के बाद भागने की सबसे अच्छी योजना कैसे बनाई जाए। इस उद्देश्य से वह कमरे को पार करके दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन उसने कुछ ही कदम उठाए थे कि कोठरी के सामने के पर्दे अलग हो गए और दरवाजे के अंदर एक महिला की आकृति दिखाई दी। वह जवान और सुंदर थी। उसके स्तनों के नीचे से उसके शरीर के चारों ओर लपेटी गई एकमात्र चादर उसके सम्मित अनुपात का कोई विवरण प्रकट नहीं होने देती थी, लेकिन उसका चेहरा एक मूर्ख का चेहरा था। उसे देखते ही स्मिथ ओल्डविक रुक गया। कुछ पलों के लिए उम्मीद कर रहा था कि उसकी उपस्थिति से वह मदद के लिए चीख उठेगी। इसके विपरीत वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई और जब वो करीब आई तो उसकी पतली
सुडौल उंगलियों ने उसके फटे ब्लाउज की आस्तीन को छुआ, जैसे कोई जिज्ञासु बच्चा किसी नए खिलौने को संभालता है, और फिर भी उसी मुस्कान के साथ उसने उसे सिर से पैर तक देखा, बचकानी हैरानी में उसके कपड़ों के हर विवरण को ध्यान से देखा। कुछ समय बाद वह उससे एक नर्म, संतुलित आवाज में बात करने लगी, जो उसके चेहरे की बनावट से बिल्कुल अलग थी। आवाज और लड़की जैसी आकृति एकदम मेल खाती थी और एक दूसरे से मिलती जुलती लगती थी, जबकि सिर और चेहरा किसी और प्राणी का था। स्मिथ ओल्डविक उसकी कही हुई एक भी बात नहीं समझ पाया, लेकिन फिर भी उसने उससे अपने सुसंस्कृत लहजे में बात की, जिसका उस पर स्पष्ट रूप से सबसे ज्यादा असर हुआ, क्योंकि इससे पहले कि वो उसके इरादों को समझ पाता या उसे रोक पाता, उसने दोनों बाहें उसके गले में डाल दी थीं और उसे पूरी बेपरवाही से चूम रही थी। आदमी ने अपने आप को उसके आश्चर्यजनक ध्यान से मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन वो और अधिक कसकर उससे चिपक गई, और अचानक, जब उसे याद आया कि उसने हमेशा सुना था कि मानसिक रूप से कमजोर लोगों का मनोरंजन करना चाहिए, और साथ ही उसमें बच निकलने का एक संभावित साधन देखकर, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका आलिंगन कर लिया। इसी समय दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। कुंडी के पहले झटके से आवाज सुनकर स्मिथ ओल्डविक ने अपनी आंखें खोली, लेकिन हालांकि उसने खुद को लड़की से अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि नवागंतुक ने उनकी स्थिति को देख लिया है। लड़की, जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, पहले तो उसे एहसास नहीं हुआ कि कोई अंदर आया है, लेकिन जब उसे एहसास हुआ तो वह तेजी से मुड़ी और जैसे ही उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जिसका भयानक चेहरा अब भयानक क्रोध के भाव से विकृत हो गया था, वह चीखते हुए मुड़ी और कोठरी की ओर भाग गई। अंग्रेज शर्मिंदगी और शर्मिंदगी के साथ वहीं खड़ा रहा जहां उसने उसे छोड़ा था। स्पष्टीकरण देने की कोशिश करने की निरर्थकता के अचानक एहसास के साथ उस आदमी की खतरनाक शक्ल सामने आई, जिसे उसने अब उस अधिकारी के रूप में पहचाना जिसने उन्हें नीचे के कमरे में रिसीव किया था। उस आदमी का चेहरा पागलपन भरे क्रोध और संभवतः ईर्ष्या से लाल हो गया था, हिंसक रूप से हिल रहा था, जो उस पागलपन भरे भाव को और बढ़ा रहा था जो हमेशा से उसके चेहरे पर रहता था। एक पल के लिए वह गुस्से से स्तब्ध हो गया, और फिर एक तेज चीख के साथ जो एक अजीब सी चीख में बदल गई, उसने अपनी घुमावदार तलवार निकाली और अंग्रेज की ओर झपटा। स्मिथ ओल्डविक को क्रोधित व्यक्ति के हाथों में धारदार हथियार से बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, और हालांकि उसे यकीन था कि यह उसे उतनी ही अचानक और संभवतः अधिक भयानक मौत की ओर ले जाएगा, उसने वही किया जो उसे करने के लिए बचा था, अपनी पिस्तौल निकाली और सीधे आने वाले व्यक्ति के दिल पर गोली चला दी। बिना किसी कराह के वह आदमी स्मिथ ओल्डविक के पैरों के पास फर्श पर आगे की ओर झपटा। दिल में गोली लगने से तुरंत मारा गया। कई सेकंड के लिए अपार्टमेंट में कब्र का सन्नाटा छाया रहा। अंग्रेज मृत व्यक्ति की मृतदेह के ऊपर खड़ा होकर हथियार खींचे हुए दरवाजे की ओर देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि कुछ देर के लिए उन लोगों के पैरों की आवाज़ सुनाई देगी, जिनके बारे में उसे यकीन था कि वे तुरंत पिस्तौल की आवाज़ की जांच करेंगे। लेकिन नीचे से कोई आवाज़ नहीं आई जिससे पता चले कि वहां किसी ने विस्फोट सुना है, और कुछ ही देर में उस आदमी का ध्यान दरवाजे से हटकर कोठरी की ओर चला गया, जिसके पर्दों के बीच लड़की का चेहरा दिखाई दिया। आश्चर्य और विस्मय के भाव से उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और निचला जबड़ा खुला हुआ था। लड़की की नज़र फर्श पर पड़ी आकृति पर टिकी हुई थी, और कुछ ही देर में वह चुपके से कमरे में घुसी और दबे पांव लाश की ओर बढ़ी। वह लगातार भागने के लिए तैयार दिख रही थी, और जब वह लाश से 2 या 3 फीट की दूरी पर पहुंची, तो वह रुक गई और स्मिथ ओल्डविक की ओर देखते हुए कुछ सवाल पूछे, जिसे वह निश्चित रूप से समझ नहीं पाया। फिर वह मृत व्यक्ति के पास आई और फर्श पर घुटनों के बल बैठकर लाश को सावधानी से छूने लगी। कुछ देर बाद उसने लाश को कंधे से हिलाया और फिर अपनी कोमल लड़की जैसी ताकत का प्रदर्शन करते हुए उसने लाश को उसकी पीठ पर पलट दिया। अगर उसे पहले संदेह था, तो मौत में छिपी भयानक विशेषताओं पर एक नज़र ने उसे यकीन दिला दिया होगा कि जीवन खत्म हो गया है, और इस एहसास के साथ ही उसके होठों से पागल उन्मत्त हंसी की एक के बाद एक आवाज़ें फूट पड़ीं और उसने अपने छोटे हाथों से मृतक के उल्टे चेहरे और सीने पर वार किया। यह एक भयानक दृश्य था जिससे अंग्रेज अनजाने में पीछे हट गया, एक भयानक घिनौना दृश्य, जैसा कि उसने महसूस किया
पागल खाने या इस डरावने शहर के बाहर कभी नहीं देखा जा सकता। उस व्यक्ति की मृत्यु पर अपनी उन्मत्त खुशी के बीच, और स्मिथ ओल्डविक उसके कार्यों को किसी अन्य कारण से नहीं जोड़ सकते थे, उसने अचानक अचेतन शरीर पर अपने निरर्थक हमलों से विराम लिया और अपने पैरों पर उछलकर तेजी से दरवाजे की ओर भागी, जहां उसने एक लकड़ी का बोल्ट उसके सॉकेट में लगा दिया, इस प्रकार उन्हें बाहर से हस्तक्षेप से सुरक्षित कर दिया। फिर वो कमरे के केंद्र में लौट आए और मारे गए व्यक्ति के शरीर की ओर कभी कभी इशारा करते हुए अंग्रेज से तेजी से बात की। जब वो समझ नहीं पाया तो वह तुरंत भड़क गई और अचानक पागलपन के उन्माद में वह आगे बढ़ी जैसे कि अंग्रेज पर हमला करना चाहती हो। स्मिथ ओल्डविक कुछ कदम पीछे हट गया और अपनी पिस्तौल उस पर तान दी। हालांकि वह पागल रही होगी, लेकिन जाहिर तौर पर वो इतनी पागल नहीं थी। लेकिन उसने जो जोर से आवाज, छोटे हथियार और उस व्यक्ति की अचानक मौत को जोड़ा था जिसके घर में वह रहती थी, क्योंकि वह तुरंत रुक गई और बिल्कुल अचानक जैसे ही ये उसके ऊपर आया था, उसका हत्यारा मूड चला गया। फिर से उसके चेहरे पर खोखली, मूर्ख मुस्कान छा गई और उसकी आवाज अपनी कठोरता को छोड़कर उसी नर्म, संतुलित स्वर में आ गई जिससे उसने पहले उसे संबोधित किया था। अब उसने संकेतों से अपनी इच्छाएं बताने की कोशिश की और स्मिथ ओल्डविक को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वह पर्दों के पास गई और उन्हें खोलकर कोठरी का पता लगाया। यह एक कोठरी से कहीं ज्यादा थी। यह एक उचित आकार का कमरा था जिसमें कालीन, पर्दों और मुलायम तकिए वाले सोफे लगे हुए थे। प्रवेश द्वार पर मुड़ते हुए उसने बाहरी कमरे के फर्श पर पड़ी लाश की ओर इशारा किया और फिर कोठरी को पार करके उसने कुछ पर्दों को उठाया जो एक सोफे को ढक रहे थे और सभी तरफ से फर्श पर गिर गए, जिससे फर्नीचर के नीचे एक छेद दिखाई दिया। इस छेद की ओर इशारा करके उसने फिर लाश की ओर इशारा किया, जिससे अंग्रेज को साफ पता चल गया कि उसकी इच्छा है कि लाश को यहीं छिपाया जाए। लेकिन अगर उसे संदेह था तो उसने उसकी आस्तीन पकड़कर उसे लाश की ओर इशारा करके उसे दूर करने की कोशिश की, जिसे फिर उन दोनों ने उठाया और आधा उठाकर और आधा घसीटकर कोठरी में ले गए। पहले तो उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई जब उन्होंने उस आदमी की लाश को उस छोटी सी जगह में जबरदस्ती डालने की कोशिश की जिसे उसने इसके लिए चुना था, लेकिन आखिरकार वे ऐसा करने में सफल रहे। स्मिथ ओल्डविक फिर से लड़की की शैतानी क्रूरता से प्रभावित हुआ। कमरे के बीच में खून से सना एक गलीचा पड़ा था जिसे लड़की ने जल्दी से उठाया और एक फर्नीचर के टुकड़े पर इस तरह से लपेट दिया कि दाग छिप गया। दूसरे गलीचों को फिर से व्यवस्थित करके और कोठरी से एक गलीचा लाकर उसने कमरे को व्यवस्थित कर दिया ताकि हाल ही में हुई त्रासदी का कोई बाहरी संकेत स्पष्ट न हो। इन चीजों पर ध्यान दिया गया और एक बार फिर से सोफे पर पर्दे लपेटे गए ताकि वे उस भयानक चीज को छिपा सके। लड़की ने एक बार फिर से अंग्रेज की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाली और उसे मृत व्यक्ति के ऊपर नर्म और आलीशान तकियों की ओर खींचा। अपनी स्थिति की भयावहता के प्रति पूरी तरह से सचेत, घृणा और शालीनता के अपमान से भरा, स्मिथ ओल्डविक आत्म संरक्षण की मांगों के प्रति भी पूरी तरह से सजग था। उसे लगा कि उसे लगभग किसी भी कीमत पर अपनी जान खरीदने का हक है, लेकिन एक बिंदु ऐसा भी था जब उसका सूक्ष्म स्वभाव विद्रोह कर गया। इसी समय बाहरी कमरे के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सोफे से उछलकर लड़की ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे सोफे के सिरहाने की दीवार के पास खींच लिया। यहाँ उसने एक पर्दा हटा दिया, जिससे पीछे एक छोटा सा आला दिखाई दिया, जिसमें उसने अंग्रेज को धकेल दिया और पर्दा उसके सामने गिरा दिया, जिससे वह बाहर के कमरों से नजरों से छिप गया। उसने उसे बाहरी कमरे के दरवाजे की ओर जाते हुए सुना और दरवाजा बंद होते हुए सुना। उसके बाद एक आदमी की आवाज आई जिसमें लड़की की आवाज भी शामिल थी। दोनों की आवाजें तर्कसंगत लग रही थीं, इसलिए वह किसी विदेशी भाषा में सामान्य बातचीत सुन रहा था। फिर भी उस दिन के भयानक अनुभवों को पीछे छोड़ते हुए वह क्षण भर के लिए यह उम्मीद कर सकता था कि फांसी के पीछे से कोई पागलपन की घटना घट सकती है। वह आवाज़ों से समझ गया था कि दोनों कोठरी में घुस गए हैं और यह जानने की इच्छा से प्रेरित होकर कि उसे आगे किस तरह के आदमी से भिड़ना होगा, उसने उन भारी तहों को थोड़ा सा अलग किया जो दोनों को उसकी नज़र से छिपा रही थी और बाहर देखा तो वे दोनों एक दूसरे की बाहों में हाथ डाले सोफे पर बैठे थे। लड़की के चेहरे पर वही भावहीन मुस्कान थी जो उसने उसे दी थी।
उसने पाया कि वह लटकन को इस तरह से व्यवस्थित कर सकता है कि उन दोनों के बीच एक बहुत ही पतली दरार होने से वह कोठरी में मौजूद लोगों की हरकतों को बिना खुद को प्रकट किए या पकड़े जाने की अपनी जिम्मेदारी बढ़ाए देख सकता है। उसने देखा कि लड़की उस नवागंतुक को अपने चुंबनों से भर रही थी, जो स्मिथ ओल्डविक द्वारा भेजे गए व्यक्ति से बहुत छोटा था। कुछ ही देर में लड़की ने अपने प्रेमी के आलिंगन से खुद को अलग कर लिया, जैसे कि उसे अचानक कोई याद आ गई हो। उसकी भौहें सिकुड़ गईं जैसे कि वह सोच में डूबी हुई हो और फिर एक चौंके हुए भाव के साथ उसने पीछे की ओर उस छिपे हुए कोने की ओर देखा जहां अंग्रेज खड़ा था, जिसके बाद वह अपने साथी से तेजी से फुसफुसाती हुई बोली, कभी कभी अपने सिर को कोने की दिशा में हिलाती और कई मौकों पर एक हाथ और तर्जनी से हरकत करती, जिसे स्मिथ ओल्डविक अपनी पिस्तौल और उसके इस्तेमाल का वर्णन करने के प्रयास के अलावा कुछ और नहीं समझ पाए। अब उसे यह स्पष्ट हो गया था कि वो उसे धोखा दे रही है, और बिना समय गंवाए उसने अपनी पीठ को पर्दे की ओर मोड़ लिया और अपने छिपने के स्थान की तेजी से जांच शुरू कर दी। कोठरी में आदमी और लड़की फुसफुसाए, और फिर सावधानी से और बहुत चुपके से आदमी उठा और अपनी घुमावदार तलवार निकाली। वह दबे पांवों के बल पर पर्दे के पास पहुंचा, लड़की उसके बगल में रेंग रही थी। अब न तो कोई बोला, न ही कमरे में कोई आवाज थी, क्योंकि लड़की आगे बढ़ी और हाथ फैलाकर और इशारा करते हुए उंगली से आदमी के सीने की ऊंचाई पर पर्दे पर एक बिंदु का संकेत दिया। फिर वह एक तरफ हट गई और उसका साथी अपनी तलवार को क्षैतिज स्थिति में उठाते हुए अचानक आगे बढ़ा और अपने शरीर और अपने दाहिने हाथ के पूरे वजन के साथ तलवार की नुकीली नोक को पर्दे के बीच से होते हुए पीछे की ओर पूरी लंबाई तक घुसा दिया। बर्था किर्च ने अपने संघर्ष को व्यर्थ पाया और महसूस किया कि उसे भागने के किसी मौके के लिए अपनी ताकत बचाकर रखनी चाहिए, इसलिए उसने राजकुमार मेटाक की पकड़ से छूटने के अपने प्रयासों को रोक दिया, क्योंकि वह उसके साथ महल के मंद रोशनी वाले गलियारों से भाग गया। कई कक्षों से होते हुए राजकुमार अपना पुरस्कार लेकर भाग गया। लड़की को ये स्पष्ट था कि हालांकि उसका अपहरणकर्ता राजा का बेटा था, लेकिन वह अपने कामों के लिए पकड़े जाने और सजा पाने से ऊपर नहीं था, क्योंकि अन्यथा वह उसके साथ भागने के लिए इतनी स्पष्ट चिंता नहीं दिखाता, साथ ही अपने काम के परिणामों से भी। इस तथ्य से कि वह लगातार उनके पीछे भयभीत नजरों से देख रहा था तथा उनके गुजरने वाले प्रत्येक गली मोहल्ले में संदिग्ध दृष्टि से देख रहा था, उसने अनुमान लगाया कि यदि राजकुमार पकड़ा गया तो उसकी सजा शीघ्र और भयानक दोनों हो सकती है। वो उनके मार्ग से जानती थी कि वे कई बार वापस आए होंगे, यद्यपि वह दिशा ज्ञान पूरी तरह खो चुकी थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि राजकुमार भी उसकी तरह ही भ्रमित था और वास्तव में वह लक्ष्यहीन, अनिश्चित तरीके से भाग रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे अंततः कोई शरण स्थल मिल जाए। इस बात पर भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पागलों की इस संतान को एक पागल राजा के लिए पागलों द्वारा बनाए गए महल की घुमावदार भूल भुलैया में खुद को उन्मुख करने में कठिनाई क्यों हुई। अब एक गलियारा धीरे धीरे और लगभग अगोचर रूप से एक नई दिशा में मुड़ गया, फिर से एक वापस मुड़ गया और खुद को पार कर गया। यहाँ फर्श धीरे धीरे दूसरी मंजिल के स्तर तक बढ़ गया, या फिर एक सर्पिल सीढ़ी हो सकती है जिससे पागल राजकुमार अपने बोझ के साथ चक्कर खाते हुए नीचे भागा। वे किस मंजिल पर थे या महल के किस हिस्से में थे, मेटाक को भी पता नहीं था, जब तक कि वह अचानक एक बंद दरवाजे पर रुक गया। उसने योद्धाओं से भरे एक शानदार रोशनी वाले कक्ष में कदम रखने के लिए इसे खोल दिया, जिसके एक छोर पर राजा एक बड़े सिंहासन पर बैठा था। इसके बगल में लड़की को आश्चर्य हुआ, उसने एक और सिंहासन देखा जहां एक बड़ी शेरनी बैठी थी। उसे जानिला के शब्द याद आ गए, जिसने उस समय उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला था, लेकिन उसकी कई अन्य रानियां थीं और वे सभी मनुष्य नहीं थीं। मेटाक और लड़की को देखते ही राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कमरे में घुस गया। पागल के बेकाबू जुनून में राजसीपन की सारी झलक गायब हो गई, और आते ही उसने अपनी पूरी आवाज में आदेश और आज्ञाएं चिल्लाईं। मेटाक ने जैसे ही इस बेखौफ तरीके से इस ततया के छत्ते का दरवाज़ा खोला, वह तुरंत पीछे हट गया और मुड़कर फिर से एक नई दिशा में भाग गया। लेकिन अब 100 आदमी उसके पीछे पीछे थे, हंस रहे थे, चीख रहे थे और संभवतः गालियां दे रहे थे। वह इधर उधर चकमा देता रहा, कई मिनटों तक उनसे दूर रहा, जब तक कि एक लंबे रनवे के नीचे,
जो एक ऊंचे स्तर से नीचे की ओर झुका हुआ था, वो कई फ्लेयर्स से रोशन एक भूमिगत अपार्टमेंट में घुस गया। कमरे के बीच में एक बड़ा सा तालाब था, जिसका पानी जमीन से बस कुछ इंच नीचे था। भागते हुए राजकुमार और उसके बंदी के पीछे खड़े लोगों ने समय रहते कमरे में प्रवेश किया और मेटाक को लड़की के साथ पानी में कूदते और अपने बंदी को लेकर सतह के नीचे गायब होते देखा। और हालांकि वे तालाब के किनारे उत्साह से इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी फिर से बाहर नहीं आया। जब स्मिथ ओल्डविक अपने छिपने के स्थान की जांच करने के लिए मुड़ा, तो उसके हाथ पीछे की दीवार को टटोलते हुए तुरंत एक दरवाजे के लकड़ी के पैनल और एक बोल्ट के संपर्क में आ गए, जो बाहरी कमरे के दरवाजे को सुरक्षित करता है। सावधानी से और चुपचाप लकड़ी की पट्टी को खींचते हुए उसने पैनल के खिलाफ धीरे से धक्का दिया और पाया कि दरवाजा आसानी से और बिना किसी शोर के बाहर की ओर पूरी तरह से अंधेरे में घूम गया। सावधानी से आगे बढ़ते हुए और हर कदम के लिए आगे की ओर महसूस करते हुए वह अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए आला से बाहर निकल गया। इधर उधर टटोलने पर उसे पता चला कि वो एक संकरे गलियारे में था, जिसके साथ वह कुछ गज तक सावधानी से चला, लेकिन अचानक उसे गलियारे के उस पार एक सीढ़ी जैसी चीज दिखाई दी। उसने अपने हाथों से उस अवरोध को सावधानी से महसूस किया, जब तक कि उसे यकीन नहीं हो गया कि यह वास्तव में एक सीढ़ी थी और उसके ठीक पीछे एक ठोस दीवार थी, जो गलियारे को समाप्त कर रही थी। इसलिए चूंकि वह आगे नहीं जा सकता था और चूंकि सीढ़ी उस फर्श पर समाप्त हो गई थी जिस पर वह खड़ा था, और चूंकि वह अपने कदम वापस लेने की परवाह नहीं करता था, इसलिए उसके पास ऊपर चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और उसने ऐसा किया, अपनी पिस्तौल को अपने ब्लाउज की एक साइड जेब में तैयार रखा। वह अभी 2 या 3 सीढ़ियां ही चढ़ पाया था कि अचानक उसका सिर ऊपर की ओर एक कठोर सतह से टकराया। एक हाथ से सिर पर हाथ रखकर टटोलते हुए उसने पाया कि बाधा छत में लगे एक जाल के दरवाजे की धनकी हुई थी, जिसे उसने थोड़े प्रयास से कुछ इंच ऊपर उठा लिया, जिससे दरारों से एक साफ अफ्रीकी रात के तारे दिखाई देने लगे। राहत की सांस लेते हुए, लेकिन बिना किसी रोक टोक के, उसने धीरे से जाल के दरवाजे को एक तरफ खिसकाया ताकि वह अपनी आंखें छत के स्तर से ऊपर उठा सके। एक सरसरी निगाह ने उसे आश्वस्त कर दिया कि उसके आसपास कोई नहीं था जो उसकी हरकतों को देख सके, और वास्तव में जहां तक वह देख सकता था, वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जल्दी से खुद को छेद से बाहर खींचकर उसने कवर को वापस लगाया और अपनी दिशा फिर से हासिल करने का प्रयास किया। उसके ठीक दक्षिण में वह नीची छत थी जिस पर वह खड़ा था, जो इमारत के एक बहुत ऊंचे हिस्से से सटी हुई थी, जो उसके सिर से कई मंजिल ऊपर थी। पश्चिम की ओर कुछ गज की दूरी पर उसे घुमावदार सड़क की लपटों की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दे रही थी, और वह इस ओर बढ़ गया। छत के किनारे से उसने पागल शहर की रात की जिंदगी को देखा। उसने पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और शेरों को देखा, और जो कुछ भी उसने देखा उसमें से उसे यह बिल्कुल स्पष्ट था कि केवल शेर ही समझदार थे। सितारों की सहायता से उसने आसानी से दिशासूचक बिंदुओं को पहचान लिया, और अपनी याददाश्त में उन सीढ़ियों का ध्यानपूर्वक अनुसरण करते हुए जो उसे शहर में और उस छत तक ले गईं, जिस पर वह अब खड़ा था। वह जानता था कि जिस सड़क पर वह देख रहा था, वह वही थी जिस पर उसे और बर्था किर्चर को दिन में पहले कैदियों के रूप में ले जाया गया था। अगर वह यहाँ तक पहुँच पाता तो शायद वह बिना किसी को पता लगे आर्केड की छाया में शहर के गेट तक पहुँच सकता था। उसने लड़की को ढूंढने और उसकी मदद करने के विचार को पहले ही व्यर्थ मान लिया था, क्योंकि वह जानता था कि अकेले और अपने पास मौजूद कुछ बचे हुए गोला बारूद के साथ वह इस शहर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था जो हथियारबंद लोगों से भरा हुआ था। वह शहर के बाहर शेरों से भरे जंगल को पार करने के लिए जीवित बच पाएगा या नहीं, ये संदिग्ध था, और किसी चमत्कार से रेगिस्तान में पहुंच जाने के बाद उसका भाग्य निश्चित रूप से तय हो जाएगा। लेकिन फिर भी वह केवल एक ही इच्छा से ग्रस्त था, जितना संभव हो सके इस पागलों के भयानक शहर को पीछे छोड़ देना। उसने देखा कि छतें उसी स्तर पर उठी हुई थीं जिस पर वह उत्तर की ओर अगले चौराहे तक बिना रुके खड़ा था। उसके ठीक नीचे एक फ्लेयर था। सुरक्षित रूप से फुटपाथ तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक था कि वह एवेन्यू का जितना संभव हो उतना अंधेरा हिस्सा खोजे।
और इसलिए उसने छतों के किनारे एक ऐसी जगह की तलाश की जहां वह तुलनात्मक रूप से छिपकर उतर सके। वह उस जगह से कुछ आगे बढ़ गया था जहां सड़क अचानक पूर्व की ओर मुड़ जाती थी, इससे पहले कि उसे अपनी पसंद की जगह मिल जाती। लेकिन यहाँ भी उसे उतरने के लिए संतोषजनक क्षण के लिए काफी समय तक इंतजार करना पड़ा, जिसे उसने आर्किड के एक खंभे से नीचे उतरने का फैसला किया था। हर बार जब वह छतों के किनारे से नीचे उतरने की तैयारी करता, तो एक दिशा या दूसरी दिशा से आते कदमों ने उसे रोक दिया, जब तक कि आखिरकार वह लगभग इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच गया कि उसे अपनी उड़ान जारी रखने से पहले पूरे शहर के सो जाने का इंतजार करना होगा। लेकिन अंततः एक ऐसा क्षण आया जिसे उसने शुभ माना, और यद्यपि भीतर से शंकाएं थीं, लेकिन बाहर से शांति के साथ उसने नीचे सड़क पर उतरना शुरू कर दिया। जब अंततः वह आर्किड के नीचे खड़ा हुआ तो वह अपने प्रयासों में अब तक मिली सफलता पर स्वयं को बधाई दे रहा था। तभी उसके पीछे हल्की सी आवाज हुई और उसने मुड़कर देखा कि योद्धा की पीली पोशाक पहने एक लंबा व्यक्ति उसके सामने खड़ा है।